गुड इवनिंग बच्चों। बहुत दिन बाद मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो ला रहा हूँ। मैंने सोचा था कि क्लास 10th के सिलेबस को कंप्लीट करके क्लास 9th के सिलेबस को आगे बढ़ाया जाए, शुरू किया जाए। और मैंने ज्योग्राफी से स्टार्ट किया था, लेकिन कुछ टेक्निकल इशू था बच्चों। उस टेक्निकल इशू के कारण मैं अभी फ़िलहाल ज्योग्राफी को आगे नहीं बढ़ा पा रहा हूँ। लेकिन मैंने कहा कि नहीं, रुकना भी ठीक नहीं है। बच्चों को अपने सोशल साइंस स्ट्रीम में कुछ ना कुछ पढ़ाया जाए, बताया जाए। तो फिर मैंने सोचा हिस्ट्री को स्टार्ट किया जाए। तो बच्चों, अपने क्लास 9th की हिस्ट्री है, NCERT की बुक है, और इसका फर्स्ट चैप्टर है द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। बच्चों, आप लोगों ने क्लास 8 तक हिस्ट्री जो पढ़ी, जो इतिहास पढ़ा, चाहे आप किसी भी स्कूल के रहे हों, किसी भी स्कूल की बुक हो, वो NCERT से इन्फ्लुएंस्ड रहती है पूरी तरह से। NCERT एक रोल मॉडल टेक्स्ट बुक होती है बाकी किसी भी पब्लिकेशन के लिए। तो अब चाहे आप DAV स्कूल के रहे हों, या केंद्रीय विद्यालय के रहे हों, या और किसी CBSE बोर्ड से रिलेटेड स्कूल के आप स्टूडेंट रहे हों, आपने क्लास 8 तक बेसिकली इंडियन हिस्ट्री को पढ़ा, भारतीय इतिहास को पढ़ा। आपने क्लास 6th में एंशिएंट हिस्ट्री को पढ़ा होगा, और क्लास 7th में मिडिवल हिस्ट्री को पढ़ा, जो कि प्योरली इंडियन हिस्ट्री। आपने क्लास 8th में मॉडर्न हिस्ट्री, वो भी इंडियन हिस्ट्री, किस तरह से इंडिया ने फ्रीडम गेन किया। बच्चों, अब आप क्लास 9th में फर्स्ट टाइम एक फॉरेन हिस्ट्री पढ़ेंगे, एक विदेश जो अपना देश नहीं है उसके इतिहास के बारे में थोड़ा आप जानेंगे। और आप सीधे चले जाएंगे यूरोप कॉन्टिनेंट में फ्रांस, और फ्रांस के इस इतिहास के बारे में आप पढ़ेंगे। अब आपके मन में एक सवाल पैदा होगा कि फ्रांस ही क्यों, फ्रांस का ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन वाला जो इतिहास है ये क्यों, यहीं से शुरुआत क्यों। बच्चों, फ्रेंच रिवॉल्यूशन यानी फ्रांस की क्रांति, रिवॉल्यूशन यानी अ चेंज, एक परिवर्तन जो किसी अभियान, किसी कैंपेन के थ्रू आया, एक परिवर्तन जो किसी कैंपेन के थ्रू आया, उसको हम बोलेंगे रिवॉल्यूशन। तो बच्चों, फ्रेंच रिवॉल्यूशन ही क्यों, हम क्यों इसको पढ़ते हैं, है ना। विश्व तो बहुत बड़ा है, बहुत सारी ऐतिहासिक घटनाएं हुई होंगी। बच्चों, जब तुम इस चैप्टर को पूरा पढ़ लोगे, जब इसका जिस्ट निकालोगे, इसकी एक सेंट्रल आइडिया अपने दिमाग में बनाओगे, तो तुम खुद समझ जाओगे कि हम क्यों फ्रेंच रिवॉल्यूशन को हमने पढ़ा पहले। बच्चों, इस क्रांति ने, इतिहास की इन घटनाओं ने न सिर्फ फ्रांस को, बल्कि पूरे यूरोप, या ये कह लो पूरे विश्व को एक नई दिशा दी, कुछ नए शब्द दिए, कुछ नई विचारधाराएं दी, एकदम नई, न्यूली कॉन्सेप्ट। ठीक है, और यही इम्पोर्टेंस है इसको पढ़ने का, है ना। बच्चों, ये फ्रांस की क्रांति एक ऐसी शुरुआत थी जिसने पूरे विश्व की सामाजिक,
आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था को ही परिवर्तित करके रख दिया। पूरे विश्व की जो राजनीतिक धारणा थी, जो पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट था पूरे वर्ल्ड का, वो चेंज हो गया इस फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद। इतना ज़्यादा इम्पैक्ट, इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस पड़ा इस क्रांति का। तो इसलिए हम इसको पढ़ते हैं, फ्रांस की क्रांति को बहुत महत्वपूर्ण तरीके से हम लोग पढ़ते हैं, इसका इम्पोर्टेंस है। ठीक है, और इसको मैं आपको और थोड़ा सा, इस चैप्टर को लाइन बाय लाइन हम लोग पढ़ेंगे, एक एक लाइन पढ़ेंगे और हर लाइन का मतलब समझेंगे। पर बच्चों, उससे पहले जैसे मकान बनाने से पहले थोड़ा फाउंडेशन वगैरह बनाना पड़ता है, नींव बनानी पड़ती है, तब जाके आप उस पर पिलर डालेंगे और दीवार बनाएंगे और छत ढालेंगे। ठीक है, तब जाके मकान बनेगा। तो उसी तरह से पहले थोड़ा सा हम लोग समझ लें, यूरोप की कंडीशन को समझ लें, फ्रांस की कंडीशन को, उस समय की क्या कंडीशन थी, सोशल स्ट्रक्चर क्या था, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर क्या था। तो ये चैप्टर फिर बाद में हमको और आसानी से समझ में आएगा। बच्चों, भारत के बारे में तुम लोग जान ही रहे थे, भारत की हिस्ट्री के बारे में, इंडियन हिस्ट्री के बारे में तुम लोग क्लास 6, 7, 8 में लगातार 3 साल आपने पढ़ा। ठीक है, तो आपने ये पढ़ा कि किस तरह से इंडिया में मोनार्कियल सिस्टम था। मोनार्कियल सिस्टम यानी राजतंत्र था, राजाओं का शासन चलता था, और राजाओं से नीचे जो लोकल लेवल पे, जो स्थानीय स्तर पे जो शासन होता था, वो जमींदारों का होता था, सामंतों का होता था, लैंडलॉर्ड, फ्यूडल्स, है ना, फ्यूडल्स यानी सामंत, लैंडलॉर्ड यानी जमींदार। और इसके बाद समाज का एक वर्ग और था जो कि प्रभावशाली था, जिसके पास अधिकार थे, वो था पुजारी वर्ग। ठीक है, जो देवी देवताओं की पूजा करना, पूजा पाठ कराने वाले जो वर्ग था, वो भी प्रभावशाली था, अधिकार संपन्न था। ठीक है, और समाज का एक वर्ग और था जो साधारण था, गरीब था, मजदूर था, दबाया हुआ था, शोषित था। ठीक है, तो इस तरह से समाज बेसिकली 2 भागों में बटा हुआ था। एक तो वो जो प्रभावशाली थे, ताकतवर थे, जिनके पास अधिकार था, और दूसरा वो जो अधिकारहीन थे, जिनके पास कोई अधिकार नहीं था। ये हमारे इंडियन हिस्ट्री में तुमने बेसिकली एनालाइज किया, अगर उसको तुम लोगों ने ध्यान से समझा भारतीय इतिहास को, तो बेसिकली यही था। ठीक है बच्चों, लगभग ऐसी ही स्थिति यूरोप में भी थी। यूरोप में भी ऐसी ही स्थिति थी। यूरोप, जो आज का तुम यूरोप देखते हो, आज के यूरोप में जो तुम देखते हो, ब्रिटेन देखते हो, फ्रांस देखते हो, जर्मनी देखते हो, ऑस्ट्रिया, हंगरी, डेनमार्क, हॉलैंड, जिसको नेदरलैंड्स भी बोलते हैं, जो भी आप देखते हो, बच्चों ऐसा नहीं था। यूरोप पहले ऐसा नहीं था। ये यूरोप बहुत सारी छोटी बड़ी रियासतों में बटा हुआ था, प्रिंसली एस्टेट्स, अलग अलग रियासतों में, जिनके अलग अलग राजा होते थे, अलग अलग जो है खानदान होते थे, जिनका राजवंश चलता था, अलग अलग राजाओं का राजवंश चलता था। ठीक है, इनमें राजा होते थे, और राजा तो हेरिडिटरी होते हैं, यानी जन्म के आधार, मतलब राजा मरा तो फिर उसका बेटा राजा, वो मरा तो फिर उसका बेटा राजा, ये था। और जमींदार और सामंत यूरोप में भी होते थे। जितनी भी जो ज़मीनें होती थीं, खेती की ज़मीनें या जो भी प्रॉपर्टी होती थी, उनके मालिक जमींदार होते थे, सामंत होते थे, लैंडलॉर्ड और फ्यूडल्स होते थे। इन जमींदारों और सामंतों की जनसंख्या बहुत कम थी।
ज़्यादातर जनसंख्या किसानों की, मज़दूरों की थी, लेकिन ये किसान और मज़दूर ज़्यादा जनसंख्या होने के बावजूद इनके पास ज़मीनें न के बराबर थी, और कम जनसंख्या होने के बाद भी इन जमींदारों और सामंतों के पास लगभग 80% ज़मीन थी। 80% ज़मीन जो है यूरोप की वो इन सामंतों के पास और जमींदारों के पास थी, जबकि इनकी जनसंख्या 15-17% थी। ठीक है, और 85-85% जनसंख्या होने के बाद भी जो गरीब कि छोटे किसान मजदूर ये लोग थे, इनके पास ज़मीनें नहीं थी, बहुत न के बराबर, बहुत कम। तो इस तरह का बेसिकली सोशल स्ट्रक्चर था, एक सामाजिक जो ताना बाना था वो ये था। दूसरी बात कि जैसे भारत में था जमींदारों और सामंतों का अत्याचार किसानों और गरीबों और मज़दूरों पर, तरह तरह के अत्याचार, तरह तरह के नियम, है ना, बॉन्डेड लेबर, बंधुआ मजदूरी, नौकर, ये दास रखना, गुलाम रखना, नौकर रखना, काम करवाना, बेगारी करवाना, है ना। भारत में तुमने देखा होगा, पढ़ा होगा इतिहास, उसी तरह यूरोप में भी था, सेम सिस्टम। ठीक है, तो इस तरह की व्यवस्था थी पूरे, ठीक है, यूरोप में, फ्रांस में भी थी, और थोड़ा बहुत हल्का फुल्का एक जगह से दूसरे जगह चेंज था, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर था वो सेम था, वही था। ठीक है, तो किस तरीके से फ्रांस के लोगों ने इस व्यवस्था के खिलाफ, ये जो व्यवस्था थी, राजतंत्र जो था, राजशाही थी, जमींदारी थी, सामंतवादिता थी, इस सब के खिलाफ किस तरह से फ्रांस के साधारण जनता ने क्रांति की, परिवर्तन लाया, सामाजिक, न सिर्फ सामाजिक परिवर्तन लाया बल्कि राजनीतिक व्यवस्था को भी बदल दिया, मतलब राजशाही को भी समाप्त कर दिया, राजतंत्र की व्यवस्था को समाप्त कर दिया, और कुछ नई चीज़ें आई सामने, एक नया शब्द आया, विश्व को एक नया शब्द जानने को मिला, लोकतंत्र, डेमोक्रेसी। हालांकि ऐसा इतिहास में हम जो एनसीईआरटी बुक पढ़ रहे हैं, इतिहास में 9th में लिखा है कि डेमोक्रेसी, जो डेमोक्रेटिक आइडिया है, ये आइडियोलॉजी है, ये फ्रांस की क्रांति से जोर पकड़ा, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता। प्राचीन काल में, अगर आप एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री पढ़ोगे, प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ोगे, क्लास 6th में जो पढ़ाया गया है, उसमें तुम पाओगे कि भारत में ऐसे बहुत सारे प्रिंसली एस्टेट्स थे जहाँ पे लोकतंत्र था, जहाँ पे राजा जो है हेरिडेटरी नहीं होता था, मतलब वंश के आधार पे राजा नहीं होता था, बल्कि लोगों के द्वारा चुना गया राजा होता था। जैसे तुम्हारा बिहार में लिच्छवी जो साम्राज्य था, वहाँ पे वो गणतंत्र था, वो गणराज्य था, वो वहाँ पे वहाँ के लोग राजा चुनते थे, जिसको चुनते थे वो राजा होता था। तो डेमोक्रेटिक आइडिया, जो डेमोक्रेसी है, वो तो बहुत पहले से ही थी हमारे देश में। हाँ, ये हम कह सकते हैं कि पूरा उसका विस्तार नहीं था, फैली हुई नहीं थी, बहुत कम, लोकतंत्र की विचारधारा बहुत कम जगह पे थी। ठीक है, लेकिन अब मैं ये नहीं मान सकता कि फ्रांस ने विश्व को लोकतंत्र नाम का शब्द दिया, लोकतंत्र पहले भी था। ठीक है, लेकिन फ्रेंच रिवॉल्यूशन इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि डेमोक्रेसी की जो रूट्स हैं, जो उसकी जड़ें हैं, वो इस क्रांति के बाद ज़्यादा गहरी हुई और ज़्यादा तेज़ी से विस्तारित हुई पूरे विश्व में। ठीक है, ये सच है, इसमें कोई भी गलत बात नहीं है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने एक दिशा दी, पूरे विश्व को दी। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब मैं बताता हूँ आपको छोटा सा कुछ मैं एक चीज़ें आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करता चलता हूँ। बाद में जब हम लोग इस चैप्टर को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे बच्चों, तो मज़ा आएगा फिर उसको समझने में, आप बोर नहीं होगे। देखो, लैंडलॉर्ड, 2 वर्ड आते हैं हमारे पास, लैंडलॉर्ड और फ्यूडल। लैंडलॉर्ड यानी जमींदार और फ्यूडल यानी सामंत। तो आपके मन में आता होगा कि यार ये दोनों सर बार बार नाम ले रहे हैं, तो जब लैंडलॉर्ड सामंत एक ही जैसे हैं तो क्यों 2 अलग अलग नाम हैं?
बच्चों थोड़ा सा अंतर है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है इन दोनों में थोड़ा। लैंडलॉर्ड क्या है? लैंडलॉर्ड यानी ज़मींदार, जो ज़मीनों के मालिक होते हैं, कृषि भूमि के मालिक होते हैं, है ना। हजारों एकड़ उनके अंडर में ज़मीनें होती हैं। वो ज़मीन क्या करते हैं? टीनेंट्स नहीं, बटाईदार, किराए पे ज़मीनें दे देते हैं, है ना। जो भूमिहीन किसान हैं उनको किराए पे ज़मीन दे दिए, बदले में या तो वो उनसे पैसा लेंगे या फिर वो जो खेत में बो रहे हैं वो लेंगे, ठीक है। ज़मीनें ज़मींदार के नाम से ही होगी, ठीक है। ये हो गया। फ्यूडल क्या होते हैं? फ्यूडल भी लैंडलॉर्ड ही होते हैं, वो भी ज़मींदार ही होते हैं, लेकिन ये फ्यूडल जो है अपनी पर्सनल आर्मी रखते थे अपने प्रोटेक्शन के लिए। वो अपनी पर्सनल एक छोटी मोटी अपने साथ सेना भी रखते थे ये ज़मींदार, तो वो फ्यूडल कहलाए। और ये फ्यूडल क्या होते थे? ये ज़रूरत पड़ने पर राजा को अपनी सेना से मदद भी देते थे। राजा ज़रूरत पड़ने पर कि भाई फलाने देश से युद्ध हो गया है, हमको सिपाही चाहिए, हमको सेना चाहिए, तो ये फ्यूडल्स जो है राजा की सहायता करते थे, अपनी सेना ले जाते थे। घुड़सवार सैनिक, पैदल सैनिक जो ये फ्यूडल रखते थे वो राजा की सहायता के लिए भेज देते थे, ठीक है। तो फ्यूडल्स में और लैंडलॉर्ड में यही अंतर है, ठीक है। तो बच्चों यही व्यवस्था थी लगभग। फ्रांस में अब आते हैं हम लोग फ्रेंच रूल। फ्रांस की सोसाइटी कैसी थी? फ्रांस की सोसाइटी बच्चों बेसिकली 3 भागों में बटी हुई थी, जिसको कि कहते हैं फर्स्ट एस्टेट, सेकंड एस्टेट और थर्ड एस्टेट। फर्स्ट एस्टेट, सेकंड एस्टेट और थर्ड एस्टेट। अब ये एस्टेट क्या है, ठीक है, देखते हैं। देखो ये आप देखो, इसको देखो आप, ठीक है। ये देखो, ये फ्रांस की सोसाइटी का स्ट्रक्चर है। देखो फर्स्ट एस्टेट लिखा हुआ आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, क्लर्जी, क्लर्जी लिखा हुआ है। क्लर्जी का मतलब होता है बच्चों चर्च का जो पादरी होता है, चर्च का जो पुजारी होता है, जिसको हम लोग फादर बोलते हैं ना, फादर, बिशप, है ना, द प्रिस्ट ऑफ द चर्च, चर्च का पुजारी, ये फर्स्ट एस्टेट। सेकंड एस्टेट नोबिलिटी। नोबिलिटी में सब लोग आते हैं, राजा, राजा के मंत्री, राजा के अधिकारी, राजा का परिवार, जमींदार, सामंत, फ्यूडल, लैंडलॉर्ड, ठीक है। और जो भी अधिकार संपन्न, जिसको कि राजा ने राइट्स, अधिकार दिए हुए हैं, ठीक है, नोबिलिटी, ठीक। और थर्ड एस्टेट जो होता है, थर्ड एस्टेट जो होता है, तीसरा जो दर्जा समाज का होता है, उसमें भी 3 भाग हैं। पहला भाग बिग बिजनेसमैन, बड़े व्यापारी, बड़े बिजनेसमैन, व्यापारी, ठीक है। कोर्ट ऑफिशियल्स, अदालत में काम करने वाले अधिकारी, लॉयर्स वगैरह, जो वकील वगैरह होते हैं, ये फर्स्ट लेवल। थर्ड एस्टेट का फर्स्ट लेवल। सेकंड लेवल है पीसेंट्स एंड आर्टिसंस, यानी छोटे किसान और कारीगर वगैरह। और जो सबसे निचले पायदान पे, सबसे लोअर लेवल पे जो हैं, स्मॉल पीसेंट यानी बहुत छोटे किसान, लैंडलेस लेबर यानी भूमिहीन मजदूर, और सर्वेंट्स, नौकर। तो बच्चों ये था आपका फ्रांस की जो सोसाइटी थी, फ्रांस का जो समाज था, वो 3 भागों में बटा हुआ था। सबसे ऊपर फर्स्ट एस्टेट, जो सबसे ज़्यादा अधिकार संपन्न, ताकतवर, जिसकी बात को कोई काट नहीं सकता, वो थे क्लर्जी यानी चर्च। यानी जो चर्च था, जो ईसाइयों का पूजा स्थल होता है, पवित्र स्थल, पूजा स्थल होता है, वो सबसे ज़्यादा अधिकार संपन्न था। चर्च ने कोई बात बोल दी, चर्च ने कह दिया कि नहीं पृथ्वी गोल नहीं है, चौकोर है, तो सबको वो बात माननी है कि हाँ पृथ्वी गोल नहीं है बल्कि चौकोर है, स्क्वायर शेप में है, चर्च ने कहा है, इसका मतलब ये सही है। अब आप सोच लो, ठीक है। सेकंड एस्टेट यानी राजा, राज करने वाला, राज करने वाले और उसके सहायक, राजा, उसके मंत्री, जमींदार, सामंत, उस जमींदारों के परिवार वाले, राजा के परिवार वाले, तो ठीक है, ये नोबिलिटी कहलाता था।
ये भी अधिकार संपन्न। तीसरे नंबर पे जो थे ये अलग अलग थे, कुछ के पास अधिकार तो इनमें से किसी के पास नहीं था, लेकिन कुछ थोड़े से खाते पीते थे, थोड़ी हैसियत ठीक थी, और कुछ जो थे वो एकदम दबे हुए, कुचले हुए, शोषित, जिनके पास कोई अधिकार नहीं था, बोलने का भी अधिकार नहीं था। ठीक है, तो इस तरह से ये 3 एस्टेट में बटा हुआ था पूरा फ्रांस का समाज। ठीक है बच्चों, अब इसको हम लोग लाइन बाय लाइन समझेंगे तो तुमको समझ में आएगा। ठीक है, आज का वीडियो बच्चों इतना ही। अब कल मैं इस चैप्टर को लाइन बाय लाइन शुरू करूँगा। ये थोड़ा सा बेस बनाना ज़रूरी था, ये बेस बनाना बहुत ज़रूरी था। अब तुमको ये समझ में आएगा कि फ्रांस में क्रांति क्यों हुई, परिवर्तन क्यों हुआ, लोग वहाँ के क्यों इतने ज़्यादा परेशान हो गए। ठीक है, और अब मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं रोज़ एक वीडियो बनाऊँगा और अपलोड करूँगा जब तक कि आपका 9th का ये हिस्ट्री का सिलेबस ख़त्म नहीं हो जाता। ठीक है बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके, बाय।